नेशनलिज्म क्या होता है? सच में नहीं सुना? एक पॉलिटिकल पार्टी सुना है, एनसीपी, नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है ना कुछ। एनसीपी क्या है? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। उसमें नेशनलिस्ट मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद, जो देश के प्रति जो प्यार है उसे हम क्या बोलते हैं? नेशनलिज्म। अब होता ऐसा है कि जब थोड़ा हिस्ट्री में हम पीछे जाते हैं तो हमें कुछ बातें पता चलती है कि भाई नेशनलिज्म नाम का टॉपिक तो था ही नहीं पहले। आज के 200, 300 या 400 साल पहले चले जाओ तो नेशनलिज्म नाम की टॉपिक ही नहीं है। लोग जानते ही नहीं कि नेशनलिज्म होता क्या है। हर बंदा अपने राजा के लिए लड़ रहा है, हर बंदा अपने नाइट्स के लिए लड़ रहा है, अपने जमींदार के लिए लड़ रहा है, देश के लिए कोई नहीं लड़ रहा। हम वही चीज समझेंगे यूरोप में नेशनलिज्म आया कैसे, कैसे इसके है ना पौधे लगे, और बाद में आज हम कैसे जानते हैं कि हाँ इंडिया एक मेरा कंट्री है, ये फ्रांस है ये उनका कंट्री है, उनका अपने देश के प्रति प्यार है, हमें हमारे देश के प्रति प्यार है। तो ये सब चीज समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक चीज समझनी पड़ेगी। अपनी बुक में एक फोटो दे रखी है स्टार्टिंग में, उसको हम थोड़ा समझ के लेते हैं, समझे? चलिए ठीक है। तो आपकी बुक में ओके एक वर्ड आता है, उसका नाम है नेशन स्टेट। क्या नाम आता है? और दूसरा क्या आता है? मॉडर्न स्टेट। ये दो को समझ लेते हैं। नेशन स्टेट क्या है? बहुत सिंपल वर्ड में बोला है कि ज्यादातर लोग जो हैं, ज्यादातर जो सिटीजन्स हैं उस पर्टिकुलर कंट्री या एरिया के, वो क्या बोलते हैं? हम सब लोगों में क्या है? कॉमन आइडेंटिटी है। सम्राट अशोक हो, गौतम बुद्ध हो, श्री कृष्ण हो, या अकबर हो, या महाराणा प्रताप हो, शिवाजी महाराज हो, हम ये नहीं कहते तेरा था कि मेरा था, हम बोलते हैं हमारे देश के थे। हम सभी क्या है? कॉमन आइडेंटिटी है। ब्रिटिश ने ना आपके राज्य पे अटैक किया, ना आपके किया, ना किसी और पे, हमारे पे किया। तो वी ऑल शेयर वन कॉमन आइडेंटिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? नेशन स्टेट। सेकेंड पॉइंट क्या बोलते हैं? वी शेयर सेम हिस्ट्री। हमारी हिस्ट्री सेम है। तो हमारी या तो आइडेंटिटी सेम है या हिस्ट्री सेम है, उसे हम क्या बोलेंगे? उस कंट्री को हम क्या बोल रहे हैं? नेशन स्टेट। इससे पहले एक चीज आती है, उसको बोलते हैं मॉडर्न स्टेट। भले नाम मॉडर्न हो लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स थी। इसमें क्या था? इसमें एक सेंट्रलाइज पावर काम करती। सेंट्रलाइज पावर मतलब कौन है? राजा। बात समझ में आ रही है? और अब राजा क्या कर रहा है? इसके पास सारी पावर है, जितनी भी सारी पावर्स होती हैं। अभी आज हमारे पास जो पीएम है, मोदी है, अकेले सारी पावर उनके हाथ में है क्या? Somebody else is handling finance department, somebody else is the minister for the railway, somebody else is the minister for road and transport। तो सब पावर्स क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड है। यहां पर क्या हो रहा है? सेंट्रलाइज्ड है। और एक क्लियर डेफिनेट टेरिटरी होती है कि एक राज्य होता है, भाई इस पे है, ये पर्टिकुलर राजा राज कर रहा है। वैसे पर्टिकुलर गवर्नमेंट को या ऐसे पर्टिकुलर पॉलिसीज को हम क्या बोलते हैं? मॉडर्न स्टेट्स। और उससे बाद में दूसरा वर्ड क्या आया? कौन सा आया? नेशन स्टेट। इसमें दो चीजें क्या है? सेम कॉमन आइडेंटिटी एंड नंबर 2 वी शेयर सेम हिस्ट्री और डिसेंट। एम आई क्लियर? ये दोनों क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आ सकते हैं एग्जाम में, ये याद रखिए। आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं एक बंदे की। उस बंदे का नाम क्या है? फ्रेडरिक सेरू। ये एक पेंटर है। क्या नाम है? फ्रेडरिक सेरू। इन्होंने 1848 में एक पेंटिंग बनाई थी। अब हमेशा देखिएगा हिस्ट्री में हमने देखा है ये जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, जो गाना गाते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, जो पेंटिंग का काम करते हैं, ओके, जो कविताएं लिखते हैं, स्टोरीज लिखते हैं, ये इमेजिन, इनकी इमेजिन बहुत भारी होती है। एक पुरानी हमारे पास लाइन है ना, जहां ना पहुंचे कवि, सॉरी जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि की कल्पना इतनी भारी होती है, जहां सूरज की किरणें नहीं पहुंचती वहां तक कवि पहुंच जाता है। वैसे पेंटर होता। तो इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी, बहुत ज्यादा फेमस हुई। उसके पीछे फेमस होने के पीछे रीजन क्या है वो देखेंगे। ओके, देखो इन्होंने क्या किया था? एक स्टेच्यू बनाया था। ओके, उस स्टेच्यू को मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको। और वो जो स्टेच्यू था, उस पर्टिकुलर जो इमेज थी, उसका नाम क्या था? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। क्या नाम रहा? तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई फ्रेडरिक सेरू ने जो पेंटिंग बनाई थी, उस पेंटिंग का नाम क्या था? तो क्या नाम है भाई? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। नाम याद रहेगा हमको। क्या था? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। बनाई किसने थी? फ्रेडरिक सेरू ने बनाई थी। ठीक है ना? ईयर क्या है? 1848। ओके, नाउ यहां पर उन्होंने यूटोपियन विजन, ये वर्ड भी 1 मार्क्स को आ सकता है। ये क्वेश्चन है ना, पूरा जो पर्टिकुलर इमेज आपके पास है, इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन है पूरे। यूटोपियन विजन मतलब क्या होता है? एक ऐसा इमेजनरी सिटी जहां पे दुख नहीं है, बुराई नहीं है। जब बहुत सारे सपने लेते हो ना अपनी इमेजिनेशन में कि मेरे 98% आ जाएंगे, मेरे 100 आ जाएंगे, फिर लोग मुझे कंधे पे उठाएंगे, है ना, जय जयकार होगी। ये एक इमेजनरी है ना। वैसे हर बंदा क्या करता है? एक अपने आसपास सोसाइटी को बड़ा इमेजनरी बनाता है। You even imagine about your school too. There are no exams, right?
मुझे कोई कुछ नहीं बोले, मैं जिस समय उस क्लास में जाके बैठ जाऊँ, मैं ही पढ़ाने लग जाऊँ। सो ऐसे विजन को हम क्या बोलते हैं? यूटोपियन विजन। अभी विजन ऐसा क्यों बोला गया, हम उस पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। और ये कब होगा? जब आप इसको इमेज को देखेंगे। ओके, फ्रेडरिक सेरियो ने बनाई है। अब ये जो पेंटर है, इनको क्यों बोला गया कि यूटोपियन विजन है? अभी देखो क्या है, इन्होंने एक ऐसा स्टेच्यू बनाया है। ओके, वो स्टेच्यू के एक हाथ में क्या है? एनलाइटमेंट टॉर्च है। एक टॉर्च है जो आपको क्या करती है? अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाती है। उसको क्या बोलते हैं? एनलाइटन टॉर्च। एक हाथ में टॉर्च है, दूसरे हाथ में ह्यूमन चार्टर है। ह्यूमन चार्टर मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो इंसान रहते हैं उनके रहने के क्या तरीके होने चाहिए। अभी जब लिखा गया था तब हमारे पास क्या नहीं था? इंसान कैसे रहने चाहिए उसके लिए कोई कंडीशंस नहीं थी। देयर वर सम पीपल दोज आर सो पुअर, उनकी कंडीशन बहुत बुरी थी, वो गुलाम से भी बुरे हालत में रहते थे। और इसीलिए शायद ये चार्टर बनाना पड़ा कि एक बेसिक ह्यूमन राइट्स क्या क्या होते हैं, जिसको आज हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, ये सारे के सारे इस चार्टर में लिखे गए। और ये टॉर्च की तरफ सब लोग आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं अभी देखिएगा, अलग अलग कंट्री के लोग हैं, लाइन बहुत लंबी है। ओके, और हर कंट्री के लोग क्या कर रहे हैं? अपने साथ में क्या कैरी कर रहे हैं? फ्लैग कैरी कर रहे हैं अपने अपने कंट्री का। अभी यहाँ पर यूटोपियन विजन क्यों बोला गया? क्योंकि उस जमाने में ना तो जर्मनी यूनिफाई हुआ था, ना इटली यूनिफाई हुआ था, वो अपने फ्लैग लेके चल रहे हैं। मतलब उस बंदे ने पहले इमेजिन कर लिया था कि इटली इंडिपेंडेंस होने वाला है, जर्मनी का भी इंडिपेंडेंस होने वाला है, और सब लोग अपने अपने कंट्री के कॉस्ट्यूम में यहाँ पर है। मतलब उनका क्या है? नेशन स्टेट है। इससे पहले कहाँ रहते थे वो लोग? मॉडर्न स्टेट में रहते थे। अब सब लोग कौन से स्टेट में आ गए हैं? नेशन स्टेट में। दे ऑल आर हैविंग, एक ही कॉस्ट्यूम में आ रहे हैं, मतलब कॉमन आइडेंटिटी। उनका फ्लैग है, मतलब क्या कर रहे हैं? दे शेयर सम कॉमन हिस्ट्री, डिसेंट्स हैं। तो ये सब चीजें एक पेंटर बता रहा है 1848 में, और ये सब कुछ पता है सच कब हुआ? 1870 के बाद, तकरीबन 20 से 25 साल बाद में ये रियलिटी हुई। तो बंदे ने देखा कि नहीं देखा फ्यूचर? तो जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। यहां पेंटर की बात करेंगे। अब यहां पर और क्या एक्सप्लेन करना, अगर फोटो पर्टिकुलर पिक्चर आपको आई एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप बताएंगे कि यहाँ पे जीसस हैं, दिख रहे हैं? दे आर हैप्पी। जीसस के हाथ में बहुत सारे एंजल्स हैं। इवन दे आर हैप्पी एंड दे शावरिंग फ्लावर्स। इनके ऊपर क्या फेंक रहे हैं? फूल फेंक रहे हैं। वो बहुत खुश हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? फर्स्ट पॉइंट वाज देयर इज एन एनलाइटमेंट, सॉरी समबडी इज स्टैंडिंग एज ए लिबर्टी, आजादी। यही सेम वो स्टैच्यू है जो आज अमेरिका में न्यूयॉर्क में है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, उसी का पार्ट है ये, लेकिन अभी तक दिया नहीं है। आपको जीके की बात बताऊं, वो जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है जो अमेरिका के पास में है, उसका कलर कौन सा है? ग्रीन कलर। एक्चुअली ग्रीन नहीं है, वो कॉपर कलर का है, कॉपर का ही है। उसका जो मेटल है कौन सा कलर है, बट बिकॉज ऑफ रस्टिंग वो कौन से कलर का हो जाता है? ग्रीन। तो उन्होंने उसको ग्रीन ही कलर कर दिया बाद में। ओके, और जब वहां भेजा गया था तो उसको, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं फिर, किसने बनाया था ये? पेंटर की बात नहीं कर रहा हूं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसने बनाया था? बहुत फेमस चीज है फ्रांस में, आप सब जानते हो, नाम सबने सुना है, आईफिल टावर। जिसने आईफिल टावर को बनाया था उसी ने ही इसको बनाया था। कौन है बंदा? बहुत इजी आंसर, डॉक्टर आईफिल। आईफिल टावर उस बंदे के नाम से गिरा हुआ है नाम। तो आईफिल ने क्या किया था? अच्छा एक क्वेश्चन और इसके अंदर, क्यों दिया फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट, क्यों दिया ये? फ्रांस और ब्रिटेन की बनती नहीं थी। किसकी नहीं बनती थी? हाँ, तो ब्रिटेन को चिढ़ाने के लिए अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस। 14 जुलाई 1774 को क्या हुआ? अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिली। ब्रिटेन को चिढ़ाने के लिए फ्रांस ने ये लिबर्टी का चिन्ह दिया। किसको? अमेरिका। बल्कि वो बात अलग है कि फ्रांस की खुद की औकात नहीं थी, उसके पास बहुत कम पैसे हो गए थे। आपको सबको मालूम है क्या कंडीशन हुई थी लुइस 15 और 16 की कंडीशन में। नहीं, 15 भी गरीब हो गया था, 16 तो बेचारा खुद बोलता था कि मुझे भगवान क्या है, ये उम्र में बिठा दिया राजा बन के, खजाना है नहीं, नाम का राजा हूँ। आगे तो फ्रांस ने गिफ्ट किया ब्रिटेन को चिढ़ाने के लिए, क्या? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। उसी की हम बात कर रहे हैं। तो इसके एक हाथ में क्या है? अब एक्सप्लेन करते हैं, फोटो को एक्सप्लेन कर देते हैं। एनलाइम टॉर्च है, सेकंड हैंड में क्या है? ह्यूमन चार्टर्स हैं। एंड ऑल द पीपल फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज दे आर मेकिंग ए लाइन एंड दे आर मार्चिंग टूवर्ड्स दिस स्टैच्यू, एंड ऑल द एंजल्स दे आर हैप्पी, दे आर शावरिंग फ्लावर्स। ओके, एंड इवन गॉड इज हैप्पी। गॉड क्यों हैप्पी है? बिकॉज हर बंदा क्या कर रहा है? अपने अपने कंट्री को फॉलो कर रहा है। ये पर्टिकुलर जो चैप्टर है उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। ये देश बनने की जो प्रक्रिया है, जो है ना एक प्रोसेस है, वो हम पढ़ने वाले इस फर्स्ट टॉपिक में।
आज का टॉपिक हमारा वही है, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड एज ऑफ रिवॉल्यूशन, से हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो आपका जो पहला ही चैप्टर है, पहला टॉपिक है, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं, मैं चाहता हूँ पॉइंट आप याद रख लें। ये 7 पॉइंट है, बस इसी को याद रख लिया हमारा खत्म हो जाता है। पहली लाइन क्या कहती है, फ्रांस 1789 से पहले एब्सोल्यूट मोनार्की थी। विल टेल मी लाइक व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट मोनार्की? ये वर्ड सुना है इससे पहले? हाँ जी। ऑल द पावर्स इन वन हैंड, दैट इज एब्सोल्यूट मोनार्की। क्या बोलेंगे हम? वो किसी की सुनता नहीं है, उसके पास सारी पावर है, उसने कल जो बोला उसको भी मना कर सकता है, उतनी पावर उसके पास है कि कोई ये नहीं कहेगा सर आपने कल ही तो बोला था ये बात, बोलेगा नहीं बोली थी। बात समझ में आई? देयर इज नो रिटन रूल्स, जो रूल्स क्या है उसकी ज़बान है। उसका मन किया तो मच्छर मारने वाले को फांसी सजा दे देगा, और आदमी का मर्डर किया, मेरा बर्थडे है आज, तो उसको माफ़ कर देगा। इसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट मोनार्की, वेयर देयर आर नो रूल्स, डिपेंडिंग ऑन माई मूड आई विल गिव द पनिशमेंट। हमें क्लियर? अब क्या हुआ है, यू ऑलरेडी नो, लास्ट ईयर आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि भाई फ्रांस में लुई 16 ख़त्म और डायरेक्टरी रूल आया, फिर नेपोलियन आया, नेपोलियन की वॉर्स हुई। पढ़ा नहीं पढ़ा? बस हम लोग वही चीज़ पढ़ने वाले हैं, उसी को टच करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब हुआ कैसा कि वहाँ पर एक नेशनल असेंबली, आपको याद होगा, स्टेट जनरल को हटा दिया गया था। स्टेट जनरल में 3 स्टेट्स थे, स्टेट्स 1, स्टेट 2 एंड स्टेट 3। स्टेट 3 में गरीब लोग थे, 2 और 1 वाले टैक्स पे नहीं करते थे, उन्होंने बोला हटाओ साले को। नेशनल असेंबली बनी, ओके। उन्होंने क्या बोला, ला पात्रे, ला पात्रे मतलब क्या होता है? फादर लैंड। ये जो फ्रांस है ना, किसी एक का नहीं है, ये किसका है? सबका है। तो जैसे हम लोग इंडिया को मदरलैंड बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते हैं? तो वो क्या बोल रहे हैं? फादरलैंड। दूसरा क्या है? सिटिजन, सिटीजन। एवरीबडी इज लिविंग इन दिस पर्टिकुलर बाउंड्री इज बिकम द सिटीजन ऑफ फ्रांस। पहले ऐसा नहीं था, अगर आपको याद है तो पहले 2 तरह के सिटीजन हुआ करते थे, पैसिव सिटीजन्स, एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स के भी डेफिनेशन क्या थी? द पर्सन हु इज पेइंग टैक्सेस, 3 डे वेजेस का जो टैक्स पे करता था, बाकी को वैल्यू नहीं थी, वही तो सब कुछ बनाते थे, गवर्नमेंट वो बनाते थे, बिगाड़ते वो थे, बाकी को था ही नहीं। अब इन्होंने क्या बोला है? एवरीबडी दोज़ हु आर लिविंग इन द बाउंड्री ऑफ फ्रांस इज द सिटीजन ऑफ फ्रांस। कौन बोल रहा है? ये जो नई असेंबली बनी है, नेशनल असेंबली, उसने ये रूल लाया है। नंबर 2, उन्होंने क्या किया? नया फ्लैग बनाया। अब आपको याद होगा 3 कलर थे उनके फ्लैग में, ब्लू, वाइट एंड रेड। याद आया? तीनों पैरेलली उनके पास ये कलर थे। ये फ्लैग उनका नया ट्राई कलर फ्लैग बन गया। अपना ट्राई कलर अलग है, उनका हॉरिजॉन्टली, अपना वर्टिकल ट्राई कलर है। अपने कलर डिफरेंट है, उनके कलर डिफरेंट है। तीसरा क्या है? स्टेट जनरल को हटाए क्या बन गया है? नेशनल असेंबली बना दी गई है। 3 पॉइंट क्लियर है? याद हो गए तीनों? ला पात्रे, ला सिटिजन। नंबर 2, ट्राई कलर बिकेम देयर नेशनल फ्लैग। थर्ड, स्टेट जनरल को हटा दिया गया और क्या बना दिया? नेशनल असेंबली। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? नए हाइम्स बनाए गए। आपको हाइम्स तो सुना होगा आप लोगों ने, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ऐसे कुछ 4 लाइनें सुनी होगी। तो जो लोग मरे थे ड्यूरिंग दैट, है ना, हमारे ऊपर याद होगा ना, रेन ऑफ टेरर याद आ रहा है? कौन था? रॉबेस्पेरी। हाँ, तो मैक्सिमिलियस, जितने भी लोग थे इस दौर में, जो लोग मारे गए, भले वो इंचार्ज थे या जो भी गए, तो उन लोगों को शहीद घोषित किया गया। उनके लिए हाइम्स बनाई गई और बहुत सारी ओथ ली गई। ओथ तो आपको एक याद होगा, टेनिस कोर्ट ओथ, ओके। और जो लोग इसमें मर गए थे उनको मार्टियर बना दिया गया। जैसे हमारे पास आप देखोगे कहीं एरिया में जाते हो, शिवाजी महाराज के जगह जगह पे स्टैचू लगे हुए हैं। वो क्या है? हमने उनको क्या करते हैं? उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है पास्ट में, तो हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं उस चीज़ की। इन लोगों ने क्या किया है? ओथ ली, हाइम्स बनाए, और थर्ड क्या किया? मार्टियर्स के स्टैचूज लगाए। तीनों नाम याद रहेंगे। क्या किया है? ओथ ली, हाइम्स बनाई और मार्टियर्स के स्टैचूज लगाए। एक नया सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया इन्होंने। अब होता ऐसा था कि उस समय का जो फ्रांस था, उसमें हर एक एरियाज में, हम आगे पढ़ेंगे, जब आप ज़ोलॉजी नाम की चीज़ पढ़ेंगे तो समझ में आएगी मैं क्या बोल रहा हूँ। आप सिर्फ इमेजिन करो दैट जिस डिस्ट्रिक्ट में हम लोग रहते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट छोड़ के आप अगले डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ। आप यहाँ से पुणे चले जाओ, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट को बाउंड्री क्रॉस करते हो, आपकी करेंसी चेंज हो जाएगी। कैसा लगेगा आपको? यहाँ जाकर आपकी यूनिट चेंज हो जाएगी। हो सकता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते होंगे, वहाँ जाते 120 सेंटीमीटर हो जाएंगे। कैसा लगेगा? एंड व्हाट अबाउट द पर्सन हु इज़ ट्रैवलिंग एवरी डे, कुछ माल सेल करता हो? तो ये चीज़ें धीरे धीरे क्या कर दी गई? फ्रांस में ख़त्म कर दी गई। और क्या कर दिया गया? एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना दिया गया और सबके लिए यूनिफॉर्म लॉज भी लाए। अब यूनिफॉर्म लॉज बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको एक चीज़ पता होगी पहले कि स्टेट जनरल 1 और 2 के लिए कोई लॉ थे क्या?
1 और 2 का बंदा किसी का मर्डर करता उसको मिलते थे ना बड़े बड़े सिक्के, अरे भाई क्या है, मेडल दो भाई इनको, बंदे ने किसी को मारा है। 3rd स्टेट के बंदे ने मार दिया तो फांसी की सजा। उसने किसी उल्टा भी बोल दिया किसी स्टेट जनरल के 1 के बंदे को, उसको फांसी की सजा हो जाती थी। अब इन्होंने क्या बोला है, क्या होगा, यूनिफॉर्म लॉ, सबके लिए क्या बनेगा, सेम कानून बनेगा, ठीक है ना। हर एक सिटीजन जो उसी कंडीशन में रहता है उन सबके लिए सेम लॉज आएंगे। तो एक तो सिस्टम, यूनिफॉर्म सिस्टम लेके आए, दूसरा क्या लेके आए, सबके लिए क्या लेके आए, न्यू यूनिफॉर्म लॉज लेके आए। 2 चीज क्लियर होगी यहाँ पर। ये हमने 3 चीज पढ़ी, यहाँ 2 पढ़ी है। नेक्स्ट पे आते हैं, हमारे पास में कस्टम ड्यूटीज होती थी, अगर आपको फिर से याद होगा, 3rd स्टेट जो थी वो 2nd स्टेट और 1st स्टेट के लिए फ्री में काम करती थी। इफ आई एम द फादर ऑफ द चर्च, पूरा गांव आके मेरे चर्च की सफाई करता था, मेरे घर की सफाई करता था, मेरा घर टूट फूट गया तो बना के देता था, और बनाने के बाद बोलता थैंक यू फादर, आपने हमको आपकी सेवा करने का चांस दिया। क्योंकि वो जब संडे को प्रीचिंग करता था, बंदा क्या बोलता था, जो भगवान की सेवा करता है उसकी सेवा अगर आप करते हो तो इनडायरेक्टली किसकी सेवा हो रही है, ये चीजें बोलते थे वो। तो इसकी वजह से 3rd स्टेट के लोग क्या करते थे, 2nd और 1st स्टेट क्लर्जी जो लोग थे उनकी सेवाएं करते थे, इसको बोलते थे कस्टम ड्यूज। और इसके 2 नाम थे, आपको याद होगा, 2 तरह के टैक्स पे करते थे फ्रेंच लोग, टेथ एंड टेल। ये दोनों की दोनों क्या कर दिया गया, उन्होंने खत्म कर दिया है। एम आई क्लियर, इनको एबॉलिश कर दिया। जो ड्यूटीज और लॉ एंड ड्यूटीज तो ये हो गई कि उनकी साफ सफाई करना, उनके लिए फ्री में काम करना। इफ समबडी इज अ नाइट और समबडी इज अ बिग जमींदार एरिस्टोक्रेट है तो उसके लिए फ्री में उसके खेत में काम करते थे, उसको सर्फ बोलते थे, है ना। हमारे यहाँ पे अगर बात करें तो बंधुआ मजदूर, उसको फ्री में काम करना पड़ता था। इनको बोलते हैं कस्टम ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज। दूसरा क्या है, ड्यूज, ड्यूज मतलब टैक्स, टीथ एंड टेल, ओके। एक यूनिफॉर्म सिस्टम लगाया गया वेट्स एंड मेजर्स का, जो मैंने सॉरी आपको यहाँ समझा देता, वही चीज है ये। और लास्ट क्या है, फ्रांस में हर एरिया में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी। जो एलिट लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो एक लैंग्वेज बोलते थे, उसको बोलते थे फ्रेंच लैंग्वेज। तो फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज को क्या कर दिया गया, नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। एम आई क्लियर। ऐसा जो अगर टॉपिक आप देखते हो तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है, और क्वेश्चन क्या, मैं नीचे लिख के दिया आपको, एनालाइज द मेजर एंड द प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। जो फ्रांस के लोग थे उन लोग, सब लोगों को लगे कि हाँ भाई कोई कलेक्टिवली कोई चीज़ हो रही है, मैं समझी, कलेक्टिवली कोई चीज़ हो रही है। उन्होंने ऐसा क्या क्या किया, तो पहला क्या किया था, ला पात्रे ला सिटियन, हर बंदे के लिए फ्रांस एक फादरलैंड है और सब उसके क्या हैं, सिटीजन्स हैं। सेकेंड क्या बोल रहे हैं, फ्रेंच का नया फ्लैग। थर्ड किसको हटा दिया गया और क्या लेके आ गए, नेशनल असेंबली को लेके आए। क्या क्रिएट किया गया यहाँ पर, नए ओथ ली गई, हाइम्स और जो शहीद हुए थे उनको मार्टियर्स लिए उनके स्टेचूज लगाए गए। उसके बाद में नया यूनिफॉर्म लॉज लाया गया, सबको बराबर बनाया गया। उसके बाद क्या किया गया, कस्टम ड्यूटीज़ और ड्यूज़ को एबॉलिश कर दिया गया। और लास्ट क्या था, फ्रेंच बिकेम अ, है ना, कॉमन लैंग्वेज और देश की लैंग्वेज बना दिया गया उसको, ये था। तो सेंट जेकब जो थे ना, वो गरीबों के लिए बड़ा काम करते थे, आगे। और बहुत सारे गरीब जो थे या मिडिल क्लास जो लोग थे वो उनसे अटैच होते जा रहे थे। और यहाँ क्या हुआ, लोगों ने उनको धीरे धीरे फॉलो करना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ प्रीचिंग की, लोग उनकी बातों में सहमति करते थे और धीरे धीरे उस ग्रुप को नाम दे दिया गया जैकोबिन्स। अब ये जैकोबिन जो थे उन्होंने क्या किया था उस दौर में, अब देखा जाए तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसमें बहुत बड़ा हाथ किसका था, जैकोबिन्स का था। स्लोली जैसे 1795 आया, 1804 जब व्हाट यू कॉल नेपोलियन जब राजा बना, तो इस दौर में नेपोलियन को हेल्प करने वाली जो आर्मी थी वो किसकी थी, जैकोबिन्स की थी। नेपोलियन वेंट टू इटली, इटली में सपोर्ट कौन कर रहा है नेपोलियन को, वहाँ के लोकल जैकोबियंस जो जेकब नाम के ग्रुप को फॉलो करते हैं। स्विट्जरलैंड गया, हॉलैंड गया, जहाँ गया उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, वहाँ के लोकल पीपल ने क्या किया, लोगों ने मिलकर आर्मी बनाई और जैकोबिन्स के नाम पे हिटलर को नेपोलियन को सपोर्ट किया। अब यहाँ जब ये सब कुछ हो जाता है और वो लिबरेट कर लेते हैं किसको, फ्रांस को, तो जैकोबिन्स को लगता है कि अब हमें फ्रांस को ही नहीं पूरे यूरोप को लिबरेट करना है। और इसीलिए वो हर एक कंट्री पे अटैक करने निकल जाते हैं। और कौन सी कंट्री पे अटैक करते हैं वो देखिएगा, हॉलैंड, कंट्री का नाम याद रखिएगा, एमसीक्यूज में आ सकता है, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली। तो 1791 में हमें रेन ऑफ टेरर चालू हो गया था। 93 में हमने तकरीबन सब राज परिवार को मार दिया है। और 93 से 95 थोड़ा उलटफेर चल रहा है, डायरेक्टरी आ जाती है। 95 से आर्मी हिटलर नेपोलियन लेके निकलता अपनी आर्मी को इन एरियाज में। तो 1795 से 98 ये
ये 3-4 साल तक वो हर एक एरिया पे अटैक करता है और उनको फ्रांस की टेरिटरी में ऐड कर लेता है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था? जैकोबिन्स का। ठीक है, यह टॉपिक खत्म होता है।